हाय टू ऑल। तो आज हम सेल बायोलॉजी का लेक्चर 2 करेंगे। आज का लेक्चर जो रहेगा वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स पार्ट 1 है और टॉपिक्स जो हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे वो है इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल और दूसरा न्यूक्लियस। तो आज हम इस दो टॉपिक्स को इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल क्या है? यू मीन्स होता है ट्रू, यू मीन्स होता है ट्रू और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक जो कि हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में लेक्चर 1 में भी बात किए हैं। अगर आप लेक्चर 1 नहीं देखें तो आप लेक्चर 1 जाकर के देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट भी बना दी हूँ, तो आप लोग जाकर के साथ में देख सकते हो प्लेलिस्ट के साथ। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो यू मीन्स ट्रू और कैरियोटिक यानी कैरियन, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस का बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड और एडवांस न्यूक्लियस हो तो वो कैसा सेल कहलाएगा? तो यूकैरियोटिक सेल कहलाएगा। और एक बात और, यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसके अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक में ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं और वो मेम्ब्रेन बाउंड उनके पास न्यूक्लियस भी नहीं होता है। ठीक है, वेल डिफाइंड नहीं होता। तो चलिए ठीक है, तो मैं जो भी बताई मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। तो हमारा अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये जो यूकैरियोटिक सेल का जो इवोल्यूशन हुआ था इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी के थ्रू हुआ था। तो इसमें जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, जैसा कि लेक्चर 1 में भी हम लोग बात किए थे कि जो हमारा जो सेल है वो कैसे बना, मॉलिक्यूल्स था जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल बना और मैक्रो मॉलिक्यूल से प्रिमिटिव सेल का इवोल्यूशन हुआ। फिर यहाँ से इवॉल्व होकर के प्रोकैरियोटिक सेल बना और प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक बना। इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी को देखेंगे। इंडो मीन्स इनसाइड और सिम्बायोटिक मीन्स म्यूचुअल रिलेशनशिप। ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों पार्टनर को बेनिफिट हो। ठीक है, रिलेशनशिप इन विच बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड। ओके, तो अब हम देखते हैं इसका म्यूचुअल रिलेशनशिप कैसे हुआ। तो देखो, ये प्रिमेटिव यूकैरियोटिक सेल है और ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमेटिव यूकैरियोटिक सेल के साथ कंबाइन होकर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाएगा। देखो आगे क्या होता है। तो जब एक प्रिमेटिव यूकैरियोटिक सेल है तो प्रिमेटिव यूकैरियोटिक सेल के साथ एरोबिक बैक्टीरिया भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाएगा। और एरोबिक बैक्टीरिया, तो एरोबिक बैक्टीरिया प्रिमेटिव यूकैरियोटिक के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाएगा और साइनोबैक्टीरिया भी यूकैरियोटिक सेल के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाएगा। प्रिमेटिव यूकैरियोटिक सेल इसको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करेगा और ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है ये O2 सप्लाई को मेंटेन करेगा सेल में। ठीक है, वैसे ही साइनोबैक्टीरिया जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इसको देगा। ठीक है, फूड सप्लाई और फूड का मेकिंग करेगा। और ये प्रिमेटिव यूकैरियोटिक सेल है जो साइनोबैक्टीरिया को शेल्टर देगा। ठीक है, जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो इवॉल्व होकर के माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगा। ये इवॉल्व होकर के क्या बनेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और जो साइनोबैक्टीरिया है ये इवॉल्व होकर यहाँ क्लोरोप्लास्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इंडो सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप है और जो इंडो सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप है उसमें तो एरोबिक बैक्टीरिया इवॉल्व होकर माइटोकॉन्ड्रिया बना और साइनोबैक्टीरिया से क्लोरोप्लास्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे मोटाइल प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। क्या होता है? छोटे छोटे मोटाइल प्रोकैरियोटिक सेल जो कि इवॉल्व होकर फ्लैजिला या सीलिया बनता है। क्या बनता है? फ्लैजिला और सीलिया। तो ये जो मोटाइल है ये मूवमेंट करता है और यहाँ पे इवॉल्व होता है। तो ये इवॉल्व होकर क्या बनता है? फ्लैजिला और सीलिया। ये भी इवॉल्व होकर क्या बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये इवॉल्व होकर क्या बनता है? साइनोबैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन करता है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि इंडो सिम्बायोटिक ओरिजिन से क्या क्या बना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया बना है और क्लोरोप्लास्ट बना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में हम क्या क्या जानते हैं? प्रोकैरियोटिक जो हमारा फर्स्ट लेक्चर जो था सेल बायोलॉजी का, उससे हम लोग न्यूक्लियस के बारे में क्या क्या जाने। तो देखो, न्यूक्लियस के पास तो पहली बात खुद का जेनोम होता है। इसके पास और ये एक लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। ये क्या है? लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। और इसकी जो बाउंड्रीज होती है ये वेल डिफाइंड होती है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होती है। तो ये न्यूक्लियस के पास खुद का जेनोम होता है। ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है और ये क्या है? स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल तो न्यूक्लियस में ही होता है और ये ब्रेन ऑफ द सेल है और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, तो मैं सारे पॉइंट्स को यहाँ पे लिख दे रही हूँ। पहला, इसके पास खुद का जेनोम है, इट हैज़ वन जेनोम। इसके पास खुद का जेनोम है और ये लार्जेस्ट एंड प्रोमिनेंट सेल ऑर्गेनेल है। प्रोमिनेंट मीन्स क्लियरली विजिबल सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो यस, ये जेनेटिक मटेरियल का स्टोर करता है। तो ये क्या है? ब्रेन ऑफ द सेल है, कंट्रोल ऑल फंक्शंस ऑफ सेल। ठीक है, ये तो सेल के सारे फंक्शंस तो कंट्रोल करते ही है न्यूक्लियस के थ्रू ही। और ये ब्रेन ऑफ द सेल है, सही बात है। और ये डबल मेम्ब्रेन है। तब चलिए हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। ये जो टाइप से होता है, ठीक है, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। जैसे वहाँ पे सेल इन्वेलोप कहलाता है तो वैसे ये दोनों जो है मेम्ब्रेन को मिला के क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलोप। क्या बोलते हैं इसे? न्यूक्लियर इन्वेलोप। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये जो है क्या है? न्यूक्लियर पोर है। ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है। क्या है? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, जो कि एक गैप होता है। क्या ये? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो कि एक गैप है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। और ये गैप है। क्या है? ये गैप। ठीक है, तो जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है वैसे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? वैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है वैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है। और न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस।
क्या होता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होता है। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। तो ये है हमारा जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटीन, क्रोमेटीन, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर आउटर हो गया, इनर हो गया, ठीक है, मेम्ब्रेन, और जिसे हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। और इसके अंदर न्यूक्लियर पोर, ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स हो गया, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, और ये जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटीन हो गया। और इसके अंदर ये जो डार्क स्टैनिंग बॉडी है, ये क्या है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर लैमिना। क्या होता है, न्यूक्लियर लैमिना। क्या होता है, न्यूक्लियर लैमिना। तो ये जो पिंक ग्लिटर है, ये जो पिंक ग्लिटर है, इससे मैं बना रही हूँ न्यूक्लियर लैमिना। ये कैसा होता है, मैं किधर लिख दूँ, इधर लिख देती हूँ, चलो। ये नेट लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये न्यूक्लियर लैमिना, ठीक है। ये न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करके रखता है, शेप, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हो गया हमारा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ये न्यूक्लियोलस है, ये जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटीन है। और इसके अंदर सेल का जो शेप है उसको मेंटेन करने के लिए एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर, नेट लाइक स्ट्रक्चर इसका न्यूक्लियर लैमिना का, जो कि इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करके। और ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है। हम देखेंगे न्यूक्लियर इन्वेलप। तो न्यूक्लियर इन्वेलप में एक आउटर मेम्ब्रेन है, दूसरा इनर मेम्ब्रेन है। तो आउटर मेम्ब्रेन जो है जो न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है वो ईआर से अटैच होता है। यानी ईआर क्या होता है, हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे अटैच होता है। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं आउटर में। और तीसरा क्या होगा, इसके जो कुछ फंक्शंस है, आउटर मेम्ब्रेन के जो कुछ फंक्शंस है जो कि ईआर से सिमिलर है, ठीक है, ठीक है। तब हम बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन है, जो कि एंजाइम प्रोटीन्स स्पेसिफिक टू न्यूक्लियस है, ठीक है। अब हम न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का बात करते हैं। वो गैप या स्पेस है। पोर मीन्स गैप या स्पेस, कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, जो यहाँ पे जो प्रोटीन्स होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन्स और होते हैं न्यूक्लियोपोरीन। न्यूक्लियो प्रोटीन्स और न्यूक्लियोपोरीन्स। न्यूक्लियो प्रोटीन्स जो है वो बेसिकली 30 to 50 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और जो न्यूक्लियोपोरीन्स है ये पोर फॉर्मिंग प्रोटीन्स है, ये पोर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। पोर फॉर्मिंग प्रोटीन्स है न्यूक्लियोपोरीन्स। और ये जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है इसका वेट जो है 125 मिलियन डाल्टन है, 125 मिलियन डाल्टन इसका वेट। ये क्या है, इसका वेट है 125 मिलियन डाल्टन। ये आपको दिमाग में रखना है कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का वेट कितना है, 125 मिलियन डाल्टन। और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का काम क्या है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो है वो करता क्या है, तो ये ट्रांसपोर्ट करता है आरएनए का, प्रोटीन्स का और अदर मॉलिक्यूल्स इनसाइड और आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस में क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, आरएनए का हो गया, प्रोटीन्स का हो गया, कुछ अदर मॉलिक्यूल्स है, ये अंदर और बाहर भेजने वाला जो ट्रांसपोर्ट होता है ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का काम है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। तो हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, ये क्या है, सेंट्रल चैनल। क्या है, सेंट्रल चैनल। और ये 8 स्पोक्स होते हैं। ये जो है ये है स्पोक्स है, स्पोक्स है जो कि 8 होते हैं, ठीक है, 8 स्पोक्स है। और ये स्पोक्स क्या है, प्रोटीन्स है, ये क्या है, प्रोटीन्स है। और ये जो है ये न्यूक्लियर रिंग है, ये क्या है, न्यूक्लियर रिंग, ये न्यूक्लियर रिंग है। और ये साइटोप्लाज्मिक रिंग है। ये सेंट्रल चैनल है, इसमें 8 स्पोक्स हैं जो कि प्रोटीन है, और ये साइटोप्लाज्मिक रिंग है और ये न्यूक्लियर रिंग है। और इससे जो है एक प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं वो निकले होते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रोटीन फिलामेंट्स निकले होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, प्रोटीन फिलामेंट्स। ये जो न्यूक्लियर रिंग है वो न्यूक्लियस के साइड है, और ये जो साइटोप्लाज्मिक रिंग है ये साइटोप्लाज्म साइड है, ठीक है। और ये सब क्या है, ये प्रोटीन फिलामेंट्स ही है, ठीक है। जैसे कि आप एक रिंग को इमेजिन करो, ये स्ट्रक्चर रियल में दिखता कैसा है, जैसे ये देखो, ये जो है ये ऐसा है, ये सेंट्रल चैनल है, और इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे 8 स्पोक्स लगे होते हैं, फिर उसके ऊपर न्यूक्लियर रिंग होता है। मतलब आप समझ रहे हो, ये साइटोप्लाज्म के साइड हो गया और ये न्यूक्लियस के साइड हो गया, ठीक है। सेल के अंदर ही तो न्यूक्लियस है, तो जो न्यूक्लियस के अंदर साइड हो गया वो न्यूक्लियर रिंग, और जो सेल के साइड हो गया वो साइटोप्लाज्मिक रिंग, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना, वो ऐसे होते हैं, ऐसे स्पाइक्स लगे होते हैं। आपका ये जो डाउट है कि वो कैसे हो गए, तो इस जो ये जो डायग्राम होगा इसके थ्रू आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का हो गया, और ये जो रिंग अभी हम लोग देखे हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का, वो कुछ इस टाइप्स के होते हैं, इस टाइप लगे होते हैं। ये सेंट्रल चैनल हो गया, ये साइटोप्लाज्मिक और ये न्यूक्लियर। तो ये अंदर की साइड जो है वो न्यूक्लियर, और ये जो इधर की साइड है वो साइटोप्लाज्मिक रिंग, ठीक है। और ये इसके इधर क्या होगा, इसके इधर में है साइटोप्लाज्म, इधर क्या है, साइटोप्लाज्म, और ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। ये साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस, और ये हमारा हो गया सेंट्रल चैनल। ये क्या हो गया, सेंट्रल चैनल, सेंट्रल चैनल, ठीक है। और ये हो गया हमारा न्यूक्लियर रिंग, और ये हो गया साइटोप्लाज्मिक रिंग, और ये क्या हो गया, फ्लैजिला। यही न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को तो आप समझ गए होंगे। देखिए ये अंदर जो है वो न्यूक्लियस है, और ये इधर क्या है, साइटोप्लाज्म, और ये देखिए न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो है वो लगा हुआ है। तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ये जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो है इसको बोलते हैं 8 फोल्ड सिमेट्री। क्या बोलते हैं इसे, 8 फोल्ड
सिमेट्री। तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को 8 फोल्ड सिमेट्री भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर लैमिन का। तो न्यूक्लियर लैमिन जो है वो क्या करता है, जो न्यूक्लियर लैमिना है, ये न्यूक्लियर लैमिना क्या करता है, न्यूक्लियस को सपोर्ट करता है और उसके शेप वेव को मेंटेन करता है, ठीक है। तो इट सपोर्ट्स न्यूक्लियस एंड मेंटेन द शेप ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, ठीक है। तो न्यूक्लियर लैमिन जो है मेसवर्क नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियर लैमिन है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर लैमिन है, चलिए उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर लैमिन जो है वो फुल्ली ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर में फुल्ली स्प्रेड आउट है। तो ये क्या है हमारा न्यूक्लियर लैमिना, न्यूक्लियर लैमिना है ये, जो कि फुल्ली स्प्रेड आउट है इन न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये जो न्यूक्लियर लैमिन है, लैमिना सॉरी, ये जो न्यूक्लियर लैमिना है वो अटैच्ड होते हैं किससे, अब ये अटैच्ड तो है तो इसे कोई तो होगा जो उसे बांध कर रखेगा, ठीक है। न्यूक्लियर लैमिना किससे अटैच्ड है, तो न्यूक्लियर लैमिना जो है अटैच्ड होता है दोनों साइड से। वन साइड से वो रहता है हिस्टोन प्रोटीन से, और दूसरे साइड वो अटैच रहता है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स ऑफ न्यूक्लियर इनर मेम्ब्रेन। तो हिस्टोन प्रोटीन ऑफ क्रोमेटिन है, हिस्टोन प्रोटीन ऑफ क्रोमेटिन, ये कौन सा प्रोटीन होता है, तो इसमें H2A और H2B, कौन सा प्रोटीन है, H2A और H2B। तो न्यूक्लियर लैमिना जो है वो किससे अटैच्ड है, हिस्टोन प्रोटीन ऑफ क्रोमेटिन H2A H2B, और इधर सेकंड साइड प्रोटीन और लिपिड और न्यूक्लियर इनर मेम्ब्रेन से प्रोटीन्स एंड लिपिड्स ऑफ न्यूक्लियर इनर मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, ठीक है। ये H2A H2B क्या है, तो ये न्यूक्लियर लैमिन प्रोटीन से, ये किससे बना है, जो ये न्यूक्लियर लैमिन है, लैमिन प्रोटीन है, ये किससे बना है, H2A H2B से, ठीक है। तो अब हम देखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, जेल लाइक फ्लूइड स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस है, और इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, तो मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम। इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब इसका देखेंगे न्यूक्लियोलस। तो हम जानेंगे न्यूक्लियोलस क्या है। न्यूक्लियोलस क्या है, एक डार्क स्टेनिंग बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, डार्क स्टेनिंग बॉडी स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस के अंदर आप लोग देखे थे ना वो ब्लैक डॉट वाला, वही था न्यूक्लियोलस। तो ये क्या करता है, ये राइबोसोम की असेंबली, राइबोसोम की बायोजेनेसिस और राइबोसोमल एक्टिविटी कराता है, और न्यूक्लियोलस ही राइबोसोम को बनाता है, यानी न्यूक्लियोलस फॉर्म्स राइबोसोम्स। तो ये क्या करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखना है। तो ये राइबोसोम की असेंबली, राइबोसोम की बायोजेनेसिस और राइबोसोमल एक्टिविटी करता है कौन, न्यूक्लियोलस, और यही राइबोसोम्स को बनाता भी है। तो हम लोग जानेंगे क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन क्या है, डीएनए इन थ्रेड फॉर्म ही क्रोमेटिन है। तो क्रोमेटिन जो है जब ये ऑर्गेनाइज हो जाता है, और जब ये ऑर्गेनाइज होकर कंडेंस हो जाता है, तो इससे क्या बनता है, क्रोमोसोम। ये ऑर्गेनाइज होकर क्या करता है, आपको दिख नहीं रहा था क्लियर, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो ये जो क्रोमेटिन है, तो व्हेन इट ऑर्गेनाइज्ड इन कंडेंस फॉर्म इज कॉल्ड क्रोमोसोम, ठीक है। जब क्रोमेटिन ही, यानी क्रोमेटिन क्या है, डीएनए है, जो थ्रेड फॉर्म ऑफ डीएनए वही क्रोमेटिन है। जब यही क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है, कंडेंस मींस सिकुड़ना, ठीक है। जब ये सिकुड़ कर यानी कंडेंस होकर के ये क्रोमोसोम बनाता है, क्रोमोसोम वही क्रोमोसोम कहलाता है। जब डीएनए कंडेंस हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। वो क्या बन जाता है, क्रोमोसोम। और डीएनए कैसा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, थ्रेड फॉर्म, वही है क्या, क्रोमेटिन। तो व्हेन इट ऑर्गेनाइज्ड इन कंडेंस फॉर्म इज कॉल्ड क्रोमोसोम। यहाँ देख सकते हो डीएनए कैसे कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बना। आई होप आपको ये कंप्लीट लेक्चर जो 2 था, सेल बायोलॉजी का लेक्चर 2 था, आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप पूछ सकते हो इस लेक्चर रिलेटेड। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर नेक्स्ट वीडियोस। अगर मेरा और कुछ अगर नया लेक्चर अपलोड होगा, जैसे कि हमारा लेक्चर 3 अपलोड होगा, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू, बाय।